ओशो के आसपास एक से एक अद्भुत और अनूठे शिष्य इकट्ठे हुए। मुक्ता, ग्रीक मुक्ता, कुछ नाम और कुछ शिष्य तो जैसे ओशो के साथ अनिवार्य रूप से दिखते हैं। जहाँ ओशो देखोगे वहाँ मुक्ता को साथ जरूर देखोगे। वर्ल्ड टूर में, अमेरिका में शाम को जब ओशो दर्शन देते थे तो रोजाना प्रवचन में पूना में कोरेगांव पार्क में जब बंगले खरीदे गए तो पैसा मुक्ता ने दिया था। मुक्ता इतनी अमीर थी कि उसका खुद का अपना हवाई जहाज था। बताते कि उनकी परिवार के ये शिप की कंपनियां थी, उनके पास इतनी अकूत संपदा थी कि वो हिसाब भी नहीं लगा पाते थे। एक बार ओशो के पास आई तो फिर पलट के कुछ नहीं देखा। ओशो के बगीचे को उसने हमेशा ना पूरे जीवन भर ध्यान रखी। ये जो पूना में जितने पेड़ पौधे लगे हैं, ये जो विशालकाय पेड़ हो चुके हैं, ये सब मुक्ता के हाथों से लगाए हुए हैं। एक एक पेड़ को अपने बच्चे की तरह उसने पाला पोसा जीवन भर। जब पूना का कोरेगांव पार्क का बंगला खरीदा और ओशो आए बॉम्बे से, तो कुछ लोग उस वक्त थे, तो उन सभी ने पूरे बंगले में सारे कमरे देखे ये तय करने के लिए कि ओशो के लिए कौन सा कमरा अच्छा रहेगा। तो सारे कमरे देखने के बाद सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए और किसी ने बताया वो कमरा ओशो के लिए ठीक रहेगा, किसी ने कहा ये कमरा ओशो के लिए ठीक रहेगा। ओशो ने मुक्ता से पूछा कि तुझे कौन सा कमरा लगता है मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो उसने बताया कि वो वाला कमरा। लाओ त्सु में जब अंदर जाते हैं तो ऊपर एक कमरा है, बड़ा कमरा है। तो ओशो ने कहा कि ये कमरा तेरे लिए। और जब तक मुक्ता पूना में रही उस कमरे में रही। मुक्ता उम्र हो गई थी, कमजोरी हो गई थी, तो रात को अक्सर खाने के बाद मैं हाथ पकड़ के उसे थोड़ा घुमाता था, तो वो मुझे कई बातें बताती थी। अब उन दिनों मुझे लगता भी था कि ये सब बातें लिख लूँ, पर नहीं लिखी। और यस, मुझे बहुत सारी बातें याद नहीं रही, लेकिन उसने मुझे बहुत बातें बताई थी। एक बार ऐसे घूमते हुए मेरे को बोलती कि तेने मेरा कमरा देखा? मैंने कहा नहीं देखा। तो बोल चल तेरा को मैं मेरा कमरा दिखाती हूँ। तो मैं धीरे धीरे उसको पकड़ के ले गया, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए और उसका कमरा देखा। ओशो की दी हुई बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। एक तस्वीर मुझे दिखी और उसका ध्यान मेरे को गया। एक ब्लैक एंड वाइट पुराना फ़ोटो था। ओशो भी युवा थे, मुक्ता भी युवा थी, दोनों का साथ का फ़ोटो था, जिस पर ओशो ने अपने हाथ से लिखा था फामा मुक्ता। ओशो अपने प्रवचनों में काफ़ी बार जिक्र करते हैं मुक्ता का। एक अजीब सी बड़ी घड़ी, जेंट्स घड़ी अपने हाथ में पहने रहती थी, बड़ी ढीली सी। वो जो पुराने ज़माने में ऑटोमेटिक घड़ियाँ चलती थी, जो वजनी भी बहुत होती थी, उसके दुबले पतले हाथ में वो। तो मैं उसको पूछता था कि क्या टाइम हो रहा है? तो बोले बंद पड़ी है। तो मैंने कहा फिर पहनती थी क्यों है? तो बोले मेरे मास्टर ने मुझे दी। शाम को घूमते हुए या कई बार
जब दिन में भी मिलते आपस में, तो एक बात जीवन भर मुक्ता मुझे कहती रही। वो क्यों कहती रही ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मुझे देखेगी, दिन में 2 बार देखे, 10 बार देखे, 20 बार देखे या 4 बार देखे, जैसे मुझे देखेगी हंस के कहेगी यू अगेन। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद कई जन्मों से हमारा रिश्ता रहा, तो वो याद दिलाती कि यू अगेन, जो भी हो। डिनर के टाइम पर मैं उसको देखता था, वो सोडा पीती थी, क्योंकि वो उसको वाइन पीने का थोड़ा सा था, लेकिन वाइन के पैसे उसके पास में नहीं होते थे, तो वो सोडा पीती थी। तो मैं कोशिश करता था थोड़े बहुत, मैं या जो अपने मित्रों से पैसे इकट्ठे उसके करके कभी कभार वाइन की बॉटल ला के देता था। एक बार मैं दिन में फाइनेंस में गया था किसी काम से, तो मुक्ता वहाँ बैठी थी। तो मैंने लेके मुक्ता से पूछा यहाँ क्या कर रही है, तो बोले अभी मेरे को 500 रुपये का फूड पास मिलेगा। 500 रुपये के फूड पास के लिए वो वहाँ बैठ के इंतजार कर रही थी, और मुझे नहीं पता कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी, और मुझे नहीं पता कि उसने कितनी देर इंतज़ार किया। उपेक्षित थी पूरी तरीके से। कई बातें उसने मुझे बताई, बहुत व्यक्तिगत बातें भी उसने मुझे बताई। कई बातें तो मुझे याद भी है, और एक अनूठी महिला तो थी, एक अनूठी शिष्या तो थी। मैं जितना समय उसके साथ रहा या साथ मैंने बिताया, वो मेरा बहुत ही मूल्यवान समय रहा ज़िंदगी का। बहुत मुझे अच्छा लगता था मुक्ता के साथ रहना। वो एक सामान्य इंसान तो नहीं थी। जिस तरीके से वो ओशो के साथ पूरा जीवन जी रही, तो बहुत कुछ तो उसके पास था, और बहुत बातें उसने मुझे बताई। कभी समय हुआ तो कुछ उन बातों पे भी बोलूँगा। कुछ सो कॉल्ड बिग गन्स के बारे में भी मुझे बताया था। मुक्ता जिस दिन पूना से जा रही थी, मुझे पता था कि जा रही है और शायद लौट के नहीं आएगी। शाम घूमते हुए एक दिन मेरे को उसने कहा था कि संतोष आई एम गोइंग। तो मैंने कहा कहाँ जा रही है तू? तो उसने आई एम लिविंग। मैंने पूछा कि क्यों, कहाँ जाओगी? तो बोले कि मुझे कहा गया है कि यहाँ से अब जाना पड़ेगा तुम्हें, जैसे हम सबको कहा गया। तर्क तो हर चीज़ के होते हैं, मुक्ता को निकालने के भी तर्क तो रहे होंगे, लेकिन यस, मुक्ता इस बात से खुश तो नहीं थी। वो उन्हीं पेड़ पौधों के बीच में रहना चाहती थी, और वहीं से वो जाना चाहती थी, विदा होना चाहती थी, जो उसकी ज़िंदगी के हिस्से थे। यह संयोग की बात है कि जिस दिन मुक्ता जा रही थी, मेरा आमना सामना हुआ मुक्ता से। मुक्ता ने मेरे को देखा, न उसने मुस्कुराया न कुछ। ये जो जीवन भर वो मुझे कहती रही यू अगेन, उस दिन मुक्ता ने मुझे नहीं कहा। पूरे जीवन में सिर्फ एक बार था ऐसा जब मुक्ता ने मेरे को देखा और ये नहीं कहा कि यू अगेन। नहीं, वो मुस्कुराई, मुझे देख के हंसती थी हमेशा ना, उस दिन नहीं मुस्कुराई। सिर्फ एक असहाय, एक बेसहारा, एक बेचारगी
एक उदासी, एक वीरानगी की आंखें, और मुझे देखा। जब मुक्ता की वो आंखें आज भी दिखती है, जवाब नहीं ढूंढ पाता हूं कि क्यों मुक्ता को छोड़ना पड़ा पूना। पूना से जाने के बाद ज़्यादा समय नहीं निकाला मुक्ता ने। पैसों की उसे कमी हो गई थी, दवाइयों का भी पैसा उसके पास में नहीं होता था, तो वो फेसबुक पे उसकी तरफ से किसी ने लिखा था कि मुक्ता के दवाइयों के पैसों की ज़रूरत है, तो जो भी लोग मदद कर सके। तो जब मुझे वो मुक्ता अपने कमरे में ले गई थी तो एक कमंडल दिखाया था मेरे को, जो भारत में ट्रेडिशनल साधु अपने पास रखते हैं। वो अजीब सा कमंडल होता है, उसमें भीख मांगते हैं। वो ओशो ने दिया था मुक्ता को सालों सालों पहले। उस कमंडल में मुक्ता पैसे मांग रही थी, जिस की जेब में इतने पैसे थे कि जिसने कोरेगांव पार्क का बंगला खरीद के दिया। जब हम कोई भी नहीं थे तो मुक्ता थी। और जब उसने पूना छोड़ा, जब उसने दुनिया छोड़ी, मुक्ता के पास कोई नहीं था। मैं मान ही नहीं सकता किसी भी तर्क से, मुझे पता है कि क्या तर्क दे के मुक्ता को निकाला गया, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि ओशो शरीर में होते तो क्या मुक्ता को, राबिया को, सरदार को, या लंबी सूची इन सबको पूना छोड़ना पड़ता? क्या ओशो उन्हें जाने देते? क्या ओशो उन्हें ऐसा अनाथ बनाते? ओशो ने ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं किया, किसी भी हालत में। मुक्ता की कई बहुत सारी बातें हैं जो मन है कि कहूँ। आज मुझे मुक्ता की बहुत याद आ रही है। मैंने एक पोस्ट लिखी पर मन बहुत भारी है आज मुक्ता को लेके। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ जब निर्णायक पदों पे क्रूर लोग बैठ जाते हैं, संवेदनहीन लोग बैठ जाते हैं, सिर्फ तार्किक लोग बैठ जाते हैं, बुद्धि खोपड़ी में टट्टी लिए लोग बैठ जाते हैं, तो फिर उनसे इंसानियत की भी अपेक्षा नहीं कर सकते। इंसानियत की भी अपेक्षा नहीं कर सकते। कुछ समय अगर मुक्ता और वहीं रह लेती तो किसी के क्या जा रहा था। उसका तो अपना खरीदा हुआ बंगला था, उसकी तो अपनी जगह थी। वो तो उसकी अपनी जगह थी। आज मन उदास है मुक्ता के लिए, और गुस्सा है ऐसे निर्णय लेने वालों के